खत्म कर रहा हूँ इसलिए। नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और घटना चक्र में आज का मुद्दा काफ़ी विशेष है। 2014 जाने को है, 2015 का आगाज़ करने के लिए अब हम तैयार हैं पूरी तरीके से। क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है 2014 के अंदर? क्या 2014 अपने आप में कुछ संकेत दे रहा है? इसी पर आज हम मुद्दा अपना हमने रखा हुआ है, इसी पर हम बहस करेंगे। आइए पहले एजेंडा देखते हैं, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। 2014 साबित हुआ सियासी बदलाव का साल, लेकिन बड़ा सवाल, क्या बड़ी उम्मीदों के सहारे बदलेगी देश की तस्वीर? तो आज के एजेंडे में अब जब तक 2015 का आगाज़ नहीं हो जाता है, हम 2014 के ही तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम घटना चक्र में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरकेश बहादुर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप राइटर जैन टीवी के। सबसे पहला सवाल दिलीप जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। 2014 तमाम मायनों में हमने बदलाव देखा, खासतौर से जिस तरीके से अब हमने एक नया बदलता हुआ लोगों का मैंडेट देखा है। अगर हम राजनीतिक स्थिति में बात करें तो पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल बाद देश के अंदर देखने को मिली। तमाम राज्यों के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग का जो मैंडेट आ रहा है वो एक ही दल की तरफ आ रहा है, पूर्ण बहुमत की तरफ आ रहा है। कि किस तरह के बदलाव को आप देख रहे हैं 2014 में? मुझे लगता है जो बात आपने कही कि जो सियासी बदलाव सीधे सीधे देखने को मिले वो तो सियासी बदलाव है, लेकिन इस बदलाव के पीछे बदलते भारत की सोच है। उस सोच को समझिए कि ये सोच क्या वाकई बदल रहा है। क्या वो लोग जो लोग पूरे तौर से सिर्फ ये देखते थे कि किस तरह से वो किस तरह का मैंडेट दे रहे थे पिछले 30 साल में भारत में सियासी रूप से, उसको अगर आप छोड़ दें एक मिनट के लिए, देखिए कि आखिर क्या कारण था कि एक बदलाव हुआ। आपको लगेगा कि देश में एक सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़े संख्या में मतदाताओं का, युवाओं का आना, मुझे लगता है वो एक युवा के सोच और पिछले पीढ़ी के सोच के अंतर आपको फिर दिखेगा जी। कि ये सोच क्या कहती है, इसके संकेत क्या है, इसके संदेश क्या है। तो एक तो वहां से देखिए यूथ टेकिंग पार्टिसिपेटिव, उनका जो एक्शन है अभी सियासत में या कम से कम डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, और लोकतंत्र की प्रक्रिया में अगर आप देखें जो दूसरी बिल्कुल आखिर के चरण में देखें, शुरुआत को छोड़ के आखिर में देखें कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में जिस 65%, 70%, 76% तक जाके लोगों ने वोट किया, मैं इसको सिर्फ सियासी बदलाव इसका एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है, बट इसके पीछे एक सोच है। आप बुलेट को दरकिनार करके बैलेट पर यकीन करते हुए अपने डेस्टिनी को सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? ये यूथ कर रहा है। कौन सा यूथ है? जिसको न कि सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है, उनको लगता है कि इस देश के भविष्य को अगर दुरुस्त करना है तो अपनी सोच को बदलनी होगी। और वो सोच जो हम जिसको 30 साल में आप कह रहे थे कि यहाँ पे एक स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनी, तो वो किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके और भी पहलू हैं। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे एक यूथ जो है, इंडिया का यूथ, इंडिया में जो भारत में जो असल में बदलाव आ रहा है, एक यूथ का पार्टिसिपेटिव होना, न सिर्फ लोकतंत्र में बल्कि कई हिस्सों में, कई चीजों में आप देखेंगे। सबसे बड़ा मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल यूथ कर पा रहा है, उससे काफी बदलाव, उससे काफी सोच में भी बदलाव आ रहा है, उनके करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव आ रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी और यूथ का कॉम्बिनेशन है, ये एक डेडली वेपन बन के भारत में परिवर्तन के तरफ हमें संकेत दे रहा है कि भारत में ऐसे परिवर्तन होने के आसार हैं, संकेत हैं, जिससे कि भारत के न सिर्फ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक जो चीजें हैं उसमें भी एक भारी बदलाव के संकेत देख पा रहे हैं। डिटेल में इस पे हम बताएंगे, लेकिन ये मेरा मानना है कि यूथ और टेक्नोलॉजी, इन दोनों चीजों का जो एक मिश्रण हो रहा है, उसमें जो है उससे एक नई सोच, नई समझ, नए तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं उसमें, और उसके कई मैनिफेस्टेशन है। चलिए अवधेश जी, आपसे एक बात समझना चाहेंगे। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि युवा काफी टेक सेवी हो रहा है, युवा परिवर्तन चाह रहा है,
अब वो पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर हुआ है। अब वो अवेयरनेस चाहे वो टेक्नोलॉजी के जरिए आई हो, इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है, लेकिन इन सबके साथ साथ तमाम पुराने मुद्दे एक बार फिर से इन नई तकनीक के आने के बाद जो है वो सामने आ रहे हैं। तमाम धर्म को लेकर के जो एक दृढ़ता है, एक तरीके से धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि अब ये मुद्दा उतना नहीं रहा है जो एक ज़माने में हो गया, लेकिन दोबारा धर्म को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत मुखर होकर के सोशल साइट्स और तमाम जगहों पर खुल के अपने विचार रख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? क्या हम पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बदल रहे हैं? पूरे 2014 में की स्थिति को आप कैसे जज कर रहे हैं? देखिए, समय का चक्र जो है अपने अनुसार चलता है। वो उस चक्र, समय का जो चक्र है वो अपने अनुसार चलता है, और एक समय आता है कि बहुत सारी फिर वो जाकर के वैसी जगह पहुंचता है जहां से इतिहास का निर्माण होता है। तो लेकिन जो आपके प्रश्न है उसमें कई पहलू नहीं थे। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी, युवा, नेता और भाषण सब अपनी जगह हैं, लेकिन जो गांधी जी का सपना था आजादी के बाद, आजादी मिलने के बाद गांधी जी ने कहा था कि हमने राजनीतिक आजादी हासिल कर ली है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आजादी के लिए हमको इससे लंबा और इससे ज्यादा परिश्रमकारी संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने लोक जागरण का, लोक शक्ति का जागरण, गांधी जी का जो सपना था वो लोक शक्ति का जागरण था। जो उनका अंतिम दस्तावेज है उसमें उन्होंने विस्तार से लिखा है किस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को 7 लाख गांवों में जाके काम करना चाहिए, किस ढंग से कांग्रेस को भंग करना चाहिए। वो पार्टी के बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, लेकिन चूंकि वो एक जन आंदोलन की पार्टी रही है, खत्म होना चाहिए। और सत्ता को परिवर्तन का माध्यम न मान के सेवा, सहकार और संघर्ष को उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन का साधन बताया था। तो इसीलिए गांधी जी ने कोई पद स्वीकार नहीं किया। जब जेपी ने आंदोलन किया तो जेपी ने भी यही कहा था कि शासन के द्वारा समाज में क्रांति, और वह भी संपूर्ण क्रांति दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। शासन की अपनी सीमाएं हैं, क्रांति तो जनता के द्वारा होती है। अगर उस समय के शासन जो क्रांति हो रही है, अगर सत्ता उसके अनुकूल है या बदलाव के, तो सत्ता से उसको बल मिल सकता है। विवेकानंद ने जब भारत के सपने में लिखा है कि राष्ट्रीय जीवन को जिस ईंधन की जरूरत है वो ईंधन केवल आपको डालना है, आप बिल्कुल सत्ता में और बाकी रह के बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे गीता का ये भी पढ़ रहे हैं, गीता में कहा है कि हमारा काम केवल कर्म करना है, फल को हमको नहीं देखना है। तो ये एक दृष्टिकोण राष्ट्र के बारे में रहा है। तो अगर मैं बदलाव का मूल्यांकन करूंगा तो मेरे बदलाव के यही 5 पहलू होंगे मूल। क्या इसके आधार पर हम भारत में और दुनिया में 2014 को एक बदलाव का आधार मान रहे हैं? तो मेरा मानना यह है कि जैसे इंद्रधनुष जो है ना, बरसात के बाद थोड़ा सा वो 7 रंग उसमें दिखते हैं, लगभग उस स्थिति में इस समय भारत दिखाई दे रहा है। अब वो इंद्रधनुष कितना अस्थायी होगा, नहीं होगा। जैसे कुछ बातें, पहली बात कि जो हम लोगों ने भारत अपना देश जो है आजादी के बाद समय समय पर एक अंग्राई लिया है। जैसे 60 के बाद 62 की पराजय के बाद देश ने एक अंग्राई लिया। 1967 में एक बदलाव देश ने कोशिश की, वो सफल नहीं हुआ। एक नक्सलवाद के रूप में आंदोलन खड़ा हुआ, वो अपनी जगह खत्म हो गया। फिर जाकर के 71 में एक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में एक व्यापक बदलाव हुआ, वो एक नारा था। फिर 77 में एक बदलाव हुआ, फिर 89 में एक बदलाव हुआ। 89 के बाद से देश कभी स्थिर नहीं रहा। तो वो एक समय समय पर इस देश की जनता, जो देश की सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षा है, उसके लिए खड़ी होती है। 1989 से जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो वेग चला था वो लगा के रुक गया, लेकिन 2014 में मैं देख रहा हूं कि घूमते घूमते वो वेग वहीं पहुंचा है। यद्यपि उसकी दिशा अभी निश्चित नहीं है, उसके अभी स्वर उस प्रकार से निश्चित नहीं है जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गांधी जी की, जी विवेकानंद का सपना था, जो महर्षि अरविंद का सपना था, लेकिन वो स्वर हमको सही और गलत, जो आपका प्रश्न है, वो दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय बाद हमने कुंभ में देखा कि अयोध्या फिर से मुद्दा बना, मीडिया ने उसको उसी ढंग से महत्व दिया जैसे 89, 90, 91 में दिया था। इस समय धर्मांतरण का मुद्दा जो जगह जगह आ रहा है, एक उभर रहा है। तमाम विरोध के बावजूद इस समय पब्लिक का एक व्यापक सपोर्ट उसको दिखाई दे रहा है। उसके आधार पर आक्रामक भी हो रहा है। आतंकवाद को लेकर के देश में एक अलग प्रकार की यूनिटी देश में खड़ी हो रही है। साथ ही साथ उन सब को लेकर जो राजनीतिक बदलाव हमारे देश में हुआ, उसके पीछे भी राष्ट्र की आकांक्षा काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का आगमन विकास के लिए है। मैं कहता हूं कि राष्ट्र की विभिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति जब किसी नेता के और किसी संगठन के माध्यम से नहीं हो रही थी,
तो निराशा में, एक विकल्प के अभाव में लोगों ने अपनी बहुआयामी आकांक्षा, मुझे लगता है वो एक सियासी मुद्दा है, उस पर चर्चा हम लोग अलग करेंगे। लेकिन जो बात है बदलाव की, जो असल में जो बात अवधेश जी, हालांकि हरकेश जी से पूछिए वो सवाल, हरकेश जी पहले जवाब दे ले, फिर हम इस आलोक जी के पास आते हैं। हरकेश जी, आप कैसे देख रहे हैं 2014 को? तमाम तरीके के बदलाव देखने को मिले। अब युवाओं का जिस तरीके से रुझान जो है वो एक तरफ, बदलाव के बारे में तो हरकेश जी बताएं पहले जी। देखिए, यह तो बहुत साफ है कि 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उससे एक राजनीतिक बदलाव की बात तो एकदम सामने आई। एक बहुत बड़ा बदलाव उसमें देखा गया, और वो बदलाव, राजनीति का जो बदलाव आया, वो विचारधारा के स्तर पर एक ऐसा बदलाव था जो कि बहुत व्यापक समर्थन प्राप्त करके, ये बदलाव की प्रक्रिया तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, 1998 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 99 में भी वो बदलाव की प्रक्रिया और प्रखर रूप से सामने आई, जब भारतीय जनता पार्टी को, जो कि जिसकी विचारधारा के साथ देश पहले बहुत दिन तक नहीं चला, छिटफुट चलता था, थोड़ा थोड़ा चलता था, एक काफ़ी बड़े स्तर पर उसके साथ आया देश, और 182 सीटें लोकसभा में लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी। वो प्रक्रिया जैसे कि कोई ग्राफ तेजी से ऊपर उठता चला जाता है, वो प्रक्रिया इस प्रकार अब की बार आई कि वो 182 जो सीटें जनता ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को, 282 दे दिया, यानी बहुमत दे दिया। तो जो राजनीतिक विचारधारा थी, देश जिस विचारधारा के साथ आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक चलता रहा, उसको एकदम छोड़ करके एक दूसरी विचारधारा को पकड़ा। तभी अगर न पकड़ा होता, ये अलग बात है कि वो केवल 30-31% लोगों ने पकड़ा, लेकिन देश की व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, क्योंकि अगर लोकसभा को उसका प्रतिबिंब माने तो लोकसभा में वो एक बहुमत में आ गया, और 282 की संख्या उसे बहुमत बताती है। तो ये तो राजनीतिक विचारधारा में भी एक बदलाव की बात सामने आ गई कि देश ने एक दूसरी विचारधारा को व्यापक स्तर पर स्वीकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। अब सवाल है कि ये जो राजनीतिक परिवर्तन आया इस प्रकार का, एक विचारधारा की भी दृष्टि से अगर आप देखें तो परिवर्तन आया, तो इसके बाद जो राजनीति देश में आई, इस परिवर्तन की अब दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी? क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है आज़ादी के बाद, जिस पर कि गांधी जी का भी बड़ा विचार था कि देश का चरित्र निर्माण होना चाहिए, नैतिक मान्यताओं के साथ। गांधी जी तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं देखते थे, जैसे हम लोग कहते हैं धर्म और राजनीति अलग अलग। धर्म के कर्मकांड अलग हो सकते हैं, धर्म का जो मूल तत्व है, जहां से कि नैतिक मान्यताओं का विकास होता है और जिस पर प्रखरता होती है, जिसके आधार पर लोग चलते हैं और समाज का निर्माण करते हैं, वो तो धर्म के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो बुराई नहीं, क्योंकि हर धर्म एक नैतिक इंसान की बात करता है। तो जब नैतिकता रहेगी तभी आप ऊंचे चरित्र के लोगों का निर्माण कर सकेंगे, और जब नैतिक और चरित्रवान लोग व्यवस्था में होंगे तब देश की दिशा एक सही तरीके से, सही विचारधारा को लेकर के चल सकेगी। क्योंकि जो सारी प्रॉब्लम आती है वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आती है। कोई भी सिस्टम हो, अगर गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएगा तो चाहे अच्छा से अच्छा सिस्टम होगा वो फिर बर्बाद कर देगा। वाकई वैचारिक जो आप कह रहे हैं कि वैचारिक बदलाव आया है, वो राजनीतिक विचारधारा में एक बदलाव की बात देश में देखने को मिली है, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अगर आप देखिए। लेकिन वास्तव में राष्ट्र के विकास, जो राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसको ये बदलाव कितना प्रभावित करेगा। जैसे मैंने जो नैतिकता और चरित्र के, इसमें एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक आप बिल्कुल पुरानी कार खरीद लीजिए, एकदम पुरानी, जो कि एकदम चलने के लायक भी नहीं है, किसी तरह चल रही है। एक अच्छे ड्राइवर को आप दे दीजिएगा तो आपको ले जाएगा, घुमा करके लाके आपके घर पर खड़ा कर देगा। लेकिन बिल्कुल नई करोड़ रुपए की मर्सिडीज और ये BMW और रोल्स रॉयस वगैरह खरीद के लाइए, किसी अनाड़ी आदमी को आप दे दीजिए, वो गेट से निकलते ही एक्सीडेंट करवा देगा। तो सिस्टम को चलाने वाला व्यक्ति कैसा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर सिस्टम को चलाने वाला व्यक्ति खराब होगा तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था को नष्ट कर देगा, और चलाने वाला सही होगा तो खराब से भी अच्छी चीज निकाल करके दे देगा। और जब भारत का संविधान
फाइनल स्टेज में बन करके तैयार हो गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ने इसी तरह की बात कही कि संविधान तो बहुत अच्छा बन गया है, लेकिन अगर चलाने वाले लोग सही होंगे तब तो यह संविधान बहुत अच्छा नतीजा देगा। अगर चलाने वाले ही सही नहीं होंगे तो संविधान चाहे जितना भी अच्छा है देश का भला नहीं कर सकेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सारा बदलाव हमारे अपने उन नौजवानों और समाज को कितना चरित्रवान और नैतिक बनाता है और प्रतिबद्ध बनाता है अपनी इन अच्छी मान्यताओं के साथ जोड़ करके चलने के लिए। ये इसको अभी देखना है कि इसमें क्या होने वाला है आगे। आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं 2014 को? क्या वाकई में बदलाव के संकेत सिर्फ एक चुनाव के नतीजे ही रहे या और भी आप बदलाव तमाम देख रहे हैं? मैं बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूं विपुल, आपको बताऊं, मैं इसको उस मिरर में, उस आईने में देखता हूं। पिछली शताब्दी के 1914 के आईने में हम इस शताब्दी के 2014 के आईने को देखते हैं, तो हमें लगता है कि पिछली शताब्दी में भारत खुद के लिए लड़ रहा था, आजादी के लिए लड़ रहा था, एक स्थायी जगह बनाने के लिए लड़ रहा था, और उसका असर हम लोगों के जीवन पे पड़ा। और हम लोग जितने यहाँ पैनल में बैठे हैं ये सारे के जन्म वर्ष पिछले शताब्दी में रहे हैं, और इस शताब्दी में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो तरुण हैं, तरुणाई हैं, टीनेज वाले हैं। तो ये तरुणाई की अंगड़ाई है जो मैं देख रहा हूं 2014 को, और इसको हम उस हिसाब से देख रहे हैं कि 1914 में जो कुछ भी हुआ उसका असर हमने 1947 में देखा, भारत पे बढ़ता हुआ देखा, गांधी जी के सपनों को साकार होते हुए देखा, और 1984 आते आते राजीव गांधी को देखा जो लगातार कह रहे थे और ये सपने को बेच रहे थे कि हम 21वीं शताब्दी में ले चलेंगे, और हम उस 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं। और अब इस तरुणाई के अंगड़ाई से जो कुछ भी देख रहे हैं 2014 में बड़ा व्यापक बदलाव आया है। एक बात बताओ कि पिछले शताब्दी में भारत था हमारे सामने, आज हमारे सामने ग्लोबल विलेज है, और आज की तारीख में 2014 में भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा युवा रह रहा है, और 2050 होते होते हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी हो जाएंगे, हम सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स हो जाएंगे। तो अब हमारे सामने, भारत के सामने जो तस्वीर दिख रही है वो अमेरिका में देखने को मिले, जापान में देखने को मिले, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले, वो ऐसी तस्वीर दिख रही है कि अब हमारे जिम्मे, हमारे तरुणों के जिम्मे, हमारे युवकों के जिम्मे सिर्फ भारत को ही नहीं बदलना, उनके जिम्मे अब दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी आ गई है। इस लिहाज से ये मानक वर्ष साबित हुआ है हमारे इतिहास में, और आपको मैं बिल्कुल बताऊं कि ये पूर्वार्ध है इस शताब्दी का जहां हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, और यह पूर्वार्ध ही तय करता है कि इसका उत्तरार्ध कैसा होगा। और उत्तरार्ध की तरफ देखते हुए हमें 2014 बहुत बड़े व्यापक बदलाव का दिख रहा है, और मुझे भारत विश्व गुरु के तौर पे स्थापित होता हुआ दिख रहा है। कहते हैं दिलीप जी बहुत साफ है उसमें एक चीज, जो युवा और टेक्नोलॉजी, जो मैंने दो बातें कही, आज वो एम्बेसडर है। आज भारत में जो लोग बैठे हैं वो अमेरिका के उन चीजों को चला रहे हैं यहां से बैठ के, जिससे कि दुनिया की तमाम व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया जाता है। वहां के फाइनेंशियल सिस्टम, वहां के टेक्नोलॉजी टेक्निकल सिस्टम, वहां का सॉफ्टवेयर, वहां का हार्डवेयर, वहां का मशीन, वहां का मैन पावर जो मशीन से चलता था, उस मशीन को नियंत्रण करने की शक्ति भारत के उन हाथों में आज है जो उसको नियंत्रित कर, उसको प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल यही दशा 1914 में आजादी के आंदोलन को लेकर थी, और हमारे पास जिम्मेदारी थी कि हमें देश को आजाद करना है, और आज वो 2014 में जो आप बातें कह रहे हैं ठीक वही चुनौती हमारे सामने। और उसमें जो बात अवधेश जी कह रहे थे और हरिकेश जी भी कह रहे, उनमें उन दोनों बातों से असहमति है मेरी कि ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन में जो भारत के बुनियादी मूल्य थे, वासुदेव कुटुंबकम, वो स्थापित होगा। यहाँ पे ये जो विचारधारा जो अलग अलग एक्सक्लूसिविटी की बात करती है, वो विचारधारा उसको रिजेक्ट किया जा चुका है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं अब, तो वो 125 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। वो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदूवादी, ये तमाम चीजों को उन्होंने आज तक जिक्र नहीं करते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये सांस्कृतिक, जो भारत की सांस्कृतिक वो ओरिजिनल जो मूल में वो है वासुदेव कुटुंबकम, ये अभी उस मूल्यों को आज योगा, ये उम्मीद है, वही मैं कर रहा हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय 177 देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनना चाहिए, और 2014 इस बात के लिए हमेशा याद किया जाएगा कि 177
177 देशों ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे मोहर लगाई है, भारत को विश्व गुरु के दर्जा देने की दिशा में, और भारत का जो आत्मा है, भारत की आत्मा योग कहिए आप या अध्यात्म कहिए, उसे कबूल लिया है। किसी हिंदुत्व के मूल धारणा में नहीं, भारतीयता की धारणा में कबूल। एक सवाल दिलीप, वो भारत है जो विश्व गुरु था जी, वो भारत, वो विचार जो है वो विचार, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता बात करते थे, उसको नहीं अडॉप्ट किया है इस साल 2014 में। उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है जिस चीज के बारे में दुनिया भर से, जो दुनिया भर की निगाहें भारत पे रहती है, जो नॉलेज है भारत का, जो भारत का ज्ञान है, वो इस वक्त दुनिया को प्रभावित कर रहा है। वो युवा के जरिए हो रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, संस्कार के जरिए हो रहा है, संस्कृति के जरिए हो रहा है। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि वो जो कंप्लीटनेस जो इंडिया का जो था, एक जो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, और वो शक्ति ये नहीं कि आप महाशक्ति सैन्य शक्ति बन रहे हैं, वो शक्ति नहीं है जी। आपकी जो तमाम बातें, उस पर एक सवाल मेरा है, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि कुछ चीजें जो है वो दोहराई जा रही हैं? जो स्थिति 1991-92 की थी, आप कह रहे हैं उसको इनकार कर दिया गया है। 2001-2 तक लगा था, लेकिन अब जिस तरह के बयानबाजी, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, ये उन लोगों की, देखिए ये जो बयानबाजी है, एक फिल्म को लेकर जिस तरीके का देश भर में बवाल मच रहा है, फिल्म को लेकर जी, आप आज वो लोग पैदा कर रहे हैं इन चीजों को जो इरेलेवेंट हो रहे हैं। जो रेलेवेंट है उस चीज को आज ये विवाद नहीं है उनके लिए। आज किनके लिए विवाद है? ये जो भी विवाद आज के दिन में पैदा हो रहा है, उन विवादों का असल में आप अगर देखेंगे मैनिफेस्टेशन, अगर उनका एक्सप्रेशंस जो है वो एक लिमिटेड वर्ग तक शामिल है, उसका कोई। अवधेश जी ने मिसाल दी थी दिलीप जी, इन्होंने कहा इंद्रधनुषीय छठा, तो भारत को इंद्रधनुषीय छठा में विश्व देख रहा है, उसमें समग्रता में देख रहा है, एक सेक्शन में नहीं देख रहा, हिंदूवाद के आईने में नहीं देख रहा, धर्म के आईने में नहीं देख रहा। वो देख रहा है कि जितने विहंगम दृश्य भारतीयता के हो सकते हैं, वो विवेकानंद के उन मूल्यों को देख रहा है जो नरेंद्र मोदी जाके 1914 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री भारत के कह रहे हैं, वो 1896 के उस भाषण का जिक्र कर रहे हैं, वो प्रभावित कर रहा है। वो योग जो एंशिएंट वैल्यू, हमारा जो ज्ञान है, वो दुनिया को प्रभावित कर रहा है। तो दुनिया को आज जो प्रभावित कर रहा है भारत के तरफ से, प्रधानमंत्री भी जो जाके जिन बातों को कह रहे हैं, और जो बदलाव भारत में उन्हीं मूल्यों के आधार पर हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अगर इसको मैं किसी भी तरह से कोई भी वैचारिक की एक विचार को एक्सेप्ट किया गया है, दूसरा विचार, भारत में कोई विचार ही आज अगर सियासी रूप से देखेंगे आप, तो सियासत में कोई विचार ही नहीं है, विचारहीनता है सियासत में। लेकिन जो देश के विचार है उसको आज लोग स्वीकार कर रहा है। अवधेश जी, आपकी बात से दिलीप जी अग्री नहीं कर रहे हैं, आप दिलीप जी की बात से अग्री कर रहे हैं, क्योंकि तमाम अगर जो हम कंटेंट भी देखें सोशल साइट्स पे, जो एग्रेसिवनेस बढ़ी है तमाम, उसमें यूथ भी शामिल हैं, तमाम अलग अलग तरह के लोग भी शामिल हैं। ये शायद 5 साल 2 साल 4 साल पहले इतनी एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई देती थी। हर व्यक्ति अपने धर्म मजहब को लेकर के तमाम बातें सोशल साइट्स पे जिस तरीके से आ रही हैं पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर हम देख रहे हैं, ये 2014 में कुछ बढ़ी हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब दिलीप जी ने किस बात पर असहमति प्रकट की मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जिस भारत के विचार की बात की थी, सांस्कृतिकता की, उसमें गांधी जी की जो कल्पना थी सांस्कृतिक राष्ट्र की, विवेकानंद की, महर्षि अरविंद की, राजेंद्र प्रसाद की, सबकी देखेंगे तो लगभग एक ही विषय पर पहुंचता है। जनसंघ ने भी उसको अपनाया था, वो भी अपना एक दृष्टिकोण था। मैं वहां बात कर रहा था और वही बात पर फिर आऊंगा जो आप कह रहे हैं ना। देखिए, तकनीक ने लोगों के पास ये उपलब्ध कराया है कि वो एक साथ अपनी बात को जो रखते हैं, वो इस समय दुनिया भर में जा रहा है। छोटी छोटी घटनाएं तकनीकों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल रही है। पहले यह स्थिति नहीं थी, इसलिए उस समय की आक्रामकता, उस समय का असंतोष और उस समय की अभिव्यक्ति इस रूप में प्रकट करने का माध्यम हमारे पास उपलब्ध नहीं था। अंतर ये आया है कि तकनीक ने अब उस सब को स्पष्ट कर दिया है कि आप वहां अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज आ रहे हैं, आपके पास सूचनाएं आ रही हैं। ये अंतर आया है। मैं ये कह रहा हूं कि भारत अपनी पहचान को पाने के लिए, जो मैंने पहले कहा, समय समय पर हमेशा जो है एक विद्रोह होता रहा है इस देश में समाज का। वही विद्रोह कई बार दिखा है, वही 2014 में दिखा है। लेकिन उसको जो हमारे हरिकेश जी कह रहे थे ना कि राजनीतिक विचारधारा में बदलाव, तो विचारधारा का मतलब एक सीमित विचारधारा मैं नहीं मानता हूं। वो राजनीतिक विचारधारा बगैर सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा के बदले, सामूहिक सामाजिक सोच के बदले कोई राजनीतिक बदलाव नहीं हो सकता है।
वो सोच को का अभी एक स्पष्ट रूप हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन देश जो है, फिर मैं कह रहा हूं कि जैसे 1990 से लेकर 91-92 तक एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा आई थी, लोगों को लगा था एक बड़े वर्ग को भारत का कि शायद ये भारत की मुक्ति का आधार बनेगा, जो नहीं हो सका। तो फिर इस समय वो देश करवट लेने में है। और जहां तक दुनिया का प्रश्न है, तो मैं तो पहले ये पूछता हूं कि ठीक है, इस समय हमारे देश में एक ऐसा नेता है जो जाके विवेकानंद को दोहराता है, लेकिन क्या भारत स्वयं विवेकानंद के उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार है? केवल एक नेता के कहने से नहीं होगा। क्या भारत का जीवन उसी प्रकार से अष्टांग योग पर आधारित रह गया है जो हम 177 देशों ने जो स्वीकार किया है? तो भारत स्वयं अभी वो भाव तो प्रकट हो रहा है, लेकिन अभी जो जगह जगह, जो मैंने बार बार कहा, गांधी जी जो हर गांव में एक लोक सेवक करते थे, लोक जागरण, वो यही बात थी कि देश इसके लिए पहले तैयार हो जाए, समूचा देश उसके लिए तैयार हो, तभी जाके भारत जो है दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। तो जब सबसे कमी रही वो रही है, लेकिन एक आशावाद का संचार राजनीति को लेकर भारत में हुआ है। उस वैचारिकता को हम एकदम से उसको छोटे दायरे में ना देखें। जो धर्म परिवर्तन है, जो उसका विरोध है, वो सब उसी के पार्ट है, वो अलग अलग नहीं है। जो भूमंडलीकरण का विरोध है वो उसका ही पार्ट है। जो मीडिया की दशा और दुर्दशा पर बहस है वो उसी का पार्ट है। तो ये जैसे समुद्र मंथन होता है, तो उसमें से अंत में जाकर के वो चीजें स्थिर होती है। तो हम सब लोग, एक जो बाढ़ आता है, समुद्र मंथन तो नहीं कहूंगा कि बाढ़ में अभी गंदगी, सफाई सब कुछ हो रहा है। बाढ़ जब शांत होगा तो भारत अपने स्वरूप में आएगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं ये बात नहीं होता, तो मुझे बताइए ना कि 74 से लेकर 76 तक इतने लाखों लोग जेल में कैसे चले गए? इंदिरा गांधी के पास पूरी शक्ति थी, देश ने कैसे हरा दिया? ये कैसे हुआ कि 2014 में एक भी जेल नहीं गए? और देखिए, नहीं 2014 में देखिए 2014 की जो क्रांति है सर, 2014 का 2014 के क्रांति में 2011 को मत भूलिए ना, जो अन्ना स्वामी रामदेव ने, आप देखिए 2011 वाले का क्या हुआ? नहीं वही तो कह रहा हूँ। कहाँ गए वो? कहाँ चले गए? अरे भाई, वो 2011 वाले, 2012 वाले, 2013 वाले कहाँ चले गए? नहीं वही इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक तुरंत लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद भी 2014 की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं साल 2014। जी हाँ, साल 2014 क्या एक बदलाव के संकेत हैं? क्या इस बदलाव के संकेत हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान के नाम होगी? तमाम तरह की बहस चल रही है, तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हरकेश बहादुर जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के, अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ हमारे साथ दिलीप के सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी। दिलीप जी, एक और सवाल, चलिए अवधेश जी कुछ पहले, पूरी करने की बात हो रही थी। देखिए, ये देश में बदलाव, जिस प्रकार से स्वामी रामदेव ने पहले भ्रष्टाचार को लेकर के और भारत में बदलाव के लिए जिले जिले में बैठ के की, उससे देखिए जन जागरण बहुत मायनों में हुआ है। वो जिले जिले में बैठ के की, मैं बड़ी बड़ी भीड़ सभाएं, यही रामलीला मैदान में पहली बार मैंने देखा कि किसी गैर राजनीतिक आदमी की सभा में पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ है। कौन थे? और रामदेव के कौन थे? कहां से आए थे? एक सेकेंड, रामदेव के सभा में, और लोग उसके आवाज पर कूदते थे। क्यों कूद रहे थे? सवाल ये है, अब सवाल ये नहीं है कि लोग आए। अरे बड़ी बात तो करने दीजिए ना। मैं यही कह रहा हूँ कि उससे लगता था कि भाई देश जो है करवट बदलने की ओर जा रहा है, लेकिन वो दिशा देने वाला कौन है? कोई चेहरा नहीं मिल रहा। उसके बाद वो साथ में अन्ना हजारे भी उन्हीं के साथ में थे। फिर अन्ना हजारे जब अनशन पर बैठे तो आंदोलन नहीं था। आंदोलन वैसे नहीं होता है कि एक आदमी अनशन पर बैठ गया पूरा देश खड़ा हो जाए, लेकिन चूंकि असंतोष इतना था देश में, राजनीतिक दलों के प्रति अनास्था इतनी थी, सत्ता के प्रति इतना अविश्वास और गुस्सा था कि जिले जिले में लोग खड़े हो गए। लेकिन वो आंदोलन भी विफल हुआ अपने आप में। और उसमें से एक चीज बीच में बोलना चाहता हूं कि वह संतोष नहीं था,
वो लोगों का विश्वास था कि ये परिवर्तन अब जरूरी है, और 14 वही में उन्होंने सत्ता के परिवर्तन प्रति किया। असंतोष। वो नाउम्मीद लोग नहीं थे, नहीं, वो नहीं। संतोष लोग नहीं थे, वही कह रहा वो हूं, तो विश्वास इस वाले प्रकार वो से- लोग थे जिन्होंने परिवर्तन की रूपरेखा तय करनी शुरुआत कर दी थी, और 14 में उन्होंने करके दिखा देखेंगे दिया। ना, मैंने पहले कई प्रकार के आपको संकेत अलग अलग जगहों पर ऐसे, मैं उदाहरण करूं, अलग अलग जगहों पर ऐसे, जैसे गोविंदाचार्य ने राष्ट्रीय विकास संगम का सम्मेलन किया गुलबर्गा में, हम लोग कहे लोग कहां से आएगा। अरे जो जिस दिन अबुल कलाम आजाद आए थे उस दिन आपको पूरे शहर में चलने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ आ गई एक सामाजिक कार्यक्रम में लोग सुनने के लिए कि ये बदलाव के लिए क्या बोलते हैं। यही तो वही तो कह रहा हूं ये मैं, सारी चीजें जगह जगह मैं स्वयं 2014 को बनाने आया था। एक समय देखो मैं स्वयं करीब करीब 350 सभाएं इस देश में किया, भारत बचाए अब भारत बनाए के आदि, एक एक प्रश्न लोग लेके आ रहे थे। तो देश में अनेक स्तर पर अनेक अपेक्षाओं के कारण असंतोष थे, जिससे लोग बदलाव चाह रहे हैं। आप वो बिल्कुल चेहरा- सही बोल रहे हैं, वो खाली चेहरा- शब्द वो- को आपको परिवर्तन करना चाहिए कि वो असंतोष नहीं, नहीं, नाउम्मीद सत्ता के नहीं, प्रति- सत्ता वो- के नहीं, प्रति नहीं, असंतोष, वो असंतोष राजनीतिक और दलों के नाउम्मीद प्रति होके नहीं। अनास्था नहीं, नहीं, राजनीतिक अवधेश दलों जी, के प्रति अवधेश जी, अविश्वास, सत्ता के अवधेश प्रति जी, आपको थोड़ा ये नजरिया बिल्कुल बदलना और- चाहिए कि और वो और असंतोष- एक सामूहिक उत्थान का भाव, तीन हाँ, भाव में ये उसके सामूहिक प्रति उत्थान उत्थान, ठीक ये है। बिल्कुल सही है, वो सामूहिक उत्थान के भाव से आ रहे तीन थे, भाव था, इसलिए तो वो लाखों करोड़ों एक के राष्ट्रीयता का भाव पैदा बिल्कुल, हुआ है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, उसको हम बिल्कुल। केवल नहीं, आप वो अभी उसको- पूर्णता में नहीं गया है। वो चेहरा, आप वो उसको जो समझिए गुस्सा था, वो जो आप गुस्सा था, वो मुझे चेहरा लगता है नरेंद्र कि मोदी एक के आईने रूप में से को दिखा देखो, दिया ये दिखा लोगों को उसमें ये दिशा तात्कालिक दे सकता है। एक बड़े वर्ग को अवधेश तात्कालिक जी, विश्वास दिखा अवधेश जी, है, आप लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। पूर्णता की ओर अभी नहीं है, आपको पूर्णता सिर्फ नहीं उसको- है। नहीं, आप इनकी बिल्कुल बात दुरुस्त सुन रहे हैं। हैं, बात ठीक कह रहे हैं। नहीं, उसमें सिर्फ एक परिवर्तन कि वो सामाजिक सामूहिक उत्थान के प्रतिबिंब बन के आ रहे थे, वो असंतोष और विश्वास के साथ नहीं आ रहे थे, वो भरोसे के साथ आ रहे उनकी थे। छवि में एक और ये आशा जो- उत्पन्न करने वाली बात लोगों में आई। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, बदलाव हमेशा परिस्थिति जन्य होता है। अगर परिस्थितियां न कोई खास पैदा हों तो जो वर्तमान होता है वो बदलता नहीं है। परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं देश के अंदर, जिसका कि कुछ अवधेश जी ने जिक्र भी किया, उधर लोगों का झुका हुआ ही क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन गई। हरिवंश जी, एक मिनट, मैं एक बात से एक थोड़ा मिनट। मैं एक जोड़ूंगा, फिर आप बोलिएगा। मुझे एक सेक्शन को देख करके मत कहिए ये बातें, जो इस पे मुझे थोड़ी पूरे आपत्ति है। देश को देख के कह रहा हूं, मैं आपस तो कह रहा हूं में कि जमाते इस्लामी हिंद के नहीं, सभाओं में तो लोग अरे जुट रहे छोड़िए थे, उनका। आज जुट रहा था। जमाते इस्लामी हिंद के नायक के तौर पे कभी भी एक उभरते नायक के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। इसका मतलब था कि देश समग्रता से कोई चीज को एक्सेप्ट करने की तैयारी में है। नहीं अलग अलग वह भी तो एक कारण बन गया ना। एक मिनट, आप ही जो कह रहे हैं वह भी एक कारण बन गया। बिल्कुल, मैंने कहा अलग अलग सेक्शन से काम हुआ। परिस्थिति, जब मैं परिस्थिति की बात कह रहा हूं कि बदलाव परिस्थिति जन्य होता है, तो परिस्थिति में कोई एक परिस्थिति नहीं होती है। अगर सरकार फेल थी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि उसने भ्रष्टाचार को रोकने में वो नाकाम साबित हुई, लोगों की निगाह में महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई, जो उस सरकार के विरोध में खड़े लोग थे उन्होंने लोगों को यह समझाने में भी सफलता हासिल कर ली कि महंगाई जो बढ़ रही है वो इस भ्रष्टाचार के कारण बढ़ रही है। ये बात लोगों के मन में भी चली गई। और आप जो जिन सवालों को उठा रहे हैं वो सवाल भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में खड़े थे। ऐसी बहुत सारी चीजें साथ में आ गई कि लोगों को लगा कि एक बदलाव जरूरी है। और बदलाव का एक्चुअली वो जो जिसे कहते हैं कि आखिर बदलाव हो तो दिशा क्या हो, तो दिशा देने के लिए जो व्यक्ति खड़े हुए अपनी अपनी बातें करने के लिए जनता के बीच में, उनमें लोगों को लगा कि सबसे अधिक नरेंद्र मोदी की तरफ लोगों का आकर्षण हुआ एक भारी संख्या में, वो चाहे वो 30% रही हो, चाहे जो भी परसेंट रहा हो, दैट इज नॉट द पॉइंट। एक मिनट, लेकिन उतने ही लोगों के झुकाव ने और बहाव ने देश की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। ये हुआ जो परिवर्तन हो गया है, जिस परिवर्तन में आज हम आप चल रहे हैं, इस परिवर्तन के रहते हुए देश में जो लोगों ने आकांक्षाएं, उम्मीद और तमाम आशा के साथ ये परिवर्तन किया है, उनकी अपेक्षाएं पूरी हों, एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा कि वो पूरा अगर होगा तो पूरी की पूरी व्यवस्था की दिशा क्या होगी। अगर व्यवस्था की दिशा सही होगी तो यह आस्था, यह विश्वास लोगों में और दृढ़ होगा और उसको शक्ति मिलेगी। अगर वो नहीं होगा तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर लोग किसी और बदलाव के बारे में सोचेंगे। मैं दूसरा चीज कह रहा हूं, इसको जरा एक दूसरे नजरिए से देखने का प्रयास करिए। हालांकि सियासत के ऊपर अलग से हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखिए कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ा, हाँ,
लोकसभा ही नहीं, उससे पहले हाँ, भी जो विधानसभा पहले चुनाव भी हुए सब में और हुआ, उस हाँ। विधानसभा चुनाव के 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है उसको आप नजर डालें, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वो छत्तीसगढ़। ज्यादातर इंडिकेट कर रहा था एक वर्तमान को सेकंड, बदलने के लिए एक हो रहा सेकंड था ये। सुनिए तो, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कर्नाटक से भाजपा की सरकार गई, हिमाचल प्रदेश से भाजपा की सरकार गई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से में भाजपा की सरकार रुकी रही। आप ये उनको वो फेस नहीं करना पड़ा। सही बात है, हाँ। आप दोनों चीज को जब आकलन निष्पक्ष होकर करेंगे तो आपको ये दिखेगा, पीपल जो लोग हैं जो अब मैंडेट दे रहे हैं, जो उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको किस तरह से इस मुल्क को, इस राज्य को, इस समाज को, इस पूरे व्यवस्था को आगे ले जाना है, वो उनको व्यवस्था में असंतोष नहीं है। अगर व्यवस्था में असंतोष होता तो स्थिति दूसरी होती। नहीं और सुनिए, मेरा मानना है कुछ जगहों पर नहीं था, कुछ जगहों पर था, ऐसा नहीं। लोकतंत्र में यकीन बढ़ा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ी है, उनका लोकतंत्र में यकीन बढ़ा है। और जो इस बात का सबसे बड़ी सबसे बड़ी चीज है कि हर जगह वोट प्रतिशत का बढ़ना, मैं मानता हूं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके वहां के सरकारों को जहां एक तरफ रोकना कि जो अच्छा काम कर रहा है, जो खराब कर रहा है, उसको बाहर करना, चाहे वो बीजेपी की क्यों नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, ये वहां पे बात सही नरेंद्र मोदी भी गए थे कर्नाटक में, वहां पे लोगों ने नरेंद्र मोदी की बात दिलीप जी, नहीं हम लोग सुनी। सियासत पे तो तो आप ही बात आपको कर रहे हैं। डिलीवरी एक- और एक गवर्नेंस सवाल- और गुड वो सब आप आइडिया 2013 की बात नहीं, कर रहे नहीं, हैं। नहीं, ये अब तो- ये एक बात और मैं कह रहा हूं। एक सवाल और, एक सवाल। मैं जो कह रहा था कि ये आप जो जो बोले सब सुनिए, 2013 नहीं, है। मैं वही कह रहा हूं, ये 13 है, 2012 लेकिन 14 जो बदलाव लाया है, इस बदलाव में अगर आप इन चीजों को सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी या एक चीज को देखते हैं तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। नहीं, हम नहीं देखते, हम नहीं बदलाव की देखते, हम बात कर रहा हूं, समग्रता में देख रहे हैं। होता है, आप अर्थ सिर्फ- निकाल रहे हैं। एक सवाल मैं सियासत से अलग हट करके मैं तीन चाह रहा ही हूं अर्थ का अनर्थ जरा कर एक- रहे हैं। एक 2014 की अगर बात करें, ये अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, सियासत से अलग हटकर हम सिर्फ 2014 की बात करें तो हमें यह दिख रहा है कि जिस ढंग से 2 अक्टूबर को झाड़ू उठाया गया है ना, इसकी डिमांड हम सबके परिवार के लोग विदेश में रह रहे हैं, है ना, वो लगातार ये महसूस कर रहे थे कि भारत की छवि जो हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत की एक छवि थी कि हम बाहरी पर्यटकों के नजर में बहुत बुरे तरीके से पेश आते थे, गंदे में रहना और बाकी चीजें। हमने साउथ हॉल, ब्रिटेन के साउथ हॉल की स्थिति ऐसी कर दी कि भारत कहते हुए गर्व होता था। तो हम भारतीयों की जो एक छवि दुनिया के सामने पेश होती रही थी, उसमें 2 अक्टूबर को एक आमूलचूल बदलाव की शुरुआत हुई और हम सफाई की तरफ ध्यान देना शुरू किए। बीज ही पड़ा है, भले सही फोटो के तरीके से ही बीज पड़ा हो, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक और जो बड़ी बात मुझे दिख रही है कि जिस ढंग से हम वीजा फ्री सिस्टम की ओर जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अमेरिका आए, वीजा की जरूरत ना पड़े, है दुनिया में भारत देखने के लिए लोग आए और हमें मौका मिले। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, फिर बात हो रही है कि रुपये को हम कन्वर्जन में लाएं, डॉलर की तरफ ले जाएं, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये बदलते भारत के इतिहास में अगर लिखा जाएगा, जिक्र होगा तो 2014 का जरूर जिक्र इसके होगा। आगे जाइए, एक एक इसके एक आगे चीज और, जाइए। एक सवाल दिलीप जी मैं आपसे पूछना एक चाहता सिर्फ आप एक चीज और देखिए, इस 2014 में जो तमाम नेता और तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता है, चाहे वो कल तक किस तरह की सियासत करते थे देश को पता है, अब वो बात करते हैं कि हम विकास करेंगे। वो आदिवासी, जाति, धर्म, तमाम चीजों को छोड़ के सबसे पहला उनका नारा है विकास, Tradition गवर्नेंस। वो वो tradition कैसे को सरकार हम बनाए, अच्छी सरकार देंगे आपको, एक अच्छा सवाल- विकास करेंगे हम जी, आपको। एक सवाल ये जो सोच आया है, ये कौन से पार्टी का था? ये लोगों ने influence किया है। सुनिए, देखिए दिलीप जी, परंपरा बदल रही है। एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये बात कहती हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब लोगों को ये लग जाता है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है तो उनकी बातों को लोग भुला देते हैं। ये जो नया परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, इस नए परिवर्तन में जिस व्यक्ति के प्रति लोगों ने आस्था व्यक्त करके ये परिवर्तन किया है, उससे लोगों को उम्मीद है कि शायद इसके कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा, इसलिए उसने ये किया है, जनता ने किया है। हरकेश जी, व्यक्ति लेकिन विशेष के अभ्युदय की बात के बजाय अगर हम इस पे सीमित रखें तो सियासत से बच जाएंगे। नहीं, मुझे लग रहा हम है सियासत कि में नहीं बदलाव जा, सिर्फ आप लोग हमारी इस बात को व्यक्ति शायद विशेष की वजह से नहीं हो रहा है, आप अन्य का से हो रहा है। आप हमारी बात को पूरी बात उसका उसके आशय को समझने की कोशिश करिए। आप लोग ये समझते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो ये दिमाग से निकालिए कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ से बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं अपनी समझ से जो निष्पक्ष बात है वो कर रहा हूँ। जी, हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, हर नेता ये कहता है कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा, महंगाई दूर करूंगा, ये करूंगा। कौन नेता नहीं बोलता है? ये मैंने अगर कहा तो कौन सी गलत बात कहा, इसको पहले आप बताइए। अच्छा, लेकिन वो काम करने का मौका भी पाया,
लेकिन जब वो नहीं किया तो लोगों को उसके प्रति अनास्था हुई, साथ के साथ भगा दिए, इसलिए लोगों को भगाया। आपकी बात ये जो गुजरात मॉडल की बात करके नरेंद्र मोदी सामने आए, अगर सीधा नाम लेकर के बात करिएगा, स्पेसिफिक होइए चीजों पर, तब बातें स्पष्ट होंगी। निरपेक्षता में और निर्विकार रूप से बात करने से बात नहीं होगी। वो लोगों को लगा कि शायद गुजरात में बहुत बड़ा विकास हुआ, बहुत सारे लोग देख करके आए, उनको विकास वहां लगा भी। कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि नहीं कोई खास नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहे कि नहीं बहुत है। देश ने इस बात को स्वीकार किया कि वहां पर कोई अच्छी बात हुई है, भारी संख्या में लोगों ने इस बात को माना, इसीलिए यह परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन में ये परिवर्तन जो हुआ है, आप माने ना माने, लेकिन एक व्यक्ति को दे रहे हैं नहीं, और सियासत ना एक मिनट रुकिए, हमें कहने दीजिए। बिल्कुल मैं दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी कोर्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की जनता ने मोदी के प्रति विश्वास करके भारी संख्या में वोट किया, नहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप इसे डिनाई करना चाहें करते रहिए, लेकिन सुनिए, मोदी के प्रति नेताओं ने सभी हमेशा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेता से ही सिंबलाइज होती है। जब नेतृत्व कहीं का साफ खत्म होता है, उसका चरित्र गिरता है, उसकी विश्वसनीयता घटती है, तो संगठन को भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी परिवार, संगठन, पार्टी, देश, कोई भी चीज हमेशा किसी व्यक्ति के द्वारा, उसके जो प्रतिनिधि, मूल प्रतिनिधि होता है, उसके व्यक्तित्व में ही उसका सारा आकार देखती है। नरेंद्र मोदी में लोगों ने देखा, रुक जाइए, ठीक है, सियासत में आपको लग रहा होगा, आप इसमें अगर जोड़े, नहीं रुकिए, छोड़िए, बहुत बड़ी भूमिका, मैं अभी कुछ नहीं, सियासत की बात नहीं कर रहा। मंगलयान तक पहुंच गया और दुनिया मंगलयान को पुरानी सरकारों ने कर दिया था, उसको छोड़िए। मंगल क्यों आप जाते हैं बहुत सारी चीजों की छोटी छोटी बातों में। परमाणु बम का विस्फोट बहुत पहले सरकारों ने कर दिया था, कितने यान भेज दिए थे, सब कुछ हो गया था, कोई नई चीज अभी नहीं हुई है, अभी नई चीज होना बाकी है। हम कहते हैं लोगों में जो असंतोष व्याप्त हो गया था पिछली सरकार के रिजीम में, उसका यह प्रतिफल है कि लोगों ने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आए जिस पर हम भरोसा करके परिवर्तन की बात सोच सकते हैं। लोगों ने यह बात सोची और निश्चित रूप से ये दो उदाहरण मैंने दिए आपको। अगर यही चीज, लेकिन अभी देखिए बुनियादी सवाल, देखिए छोटी छोटी बहुत सी बातें, जैसे झाड़ू वगैरह बात आपने कहा, सब ठीक है, वो तो अच्छा काम है, करना चाहिए, और उसकी बहुत बड़ी जरूरत भी है, देश की तस्वीर भी बनानी है, बहुत सी चीजें हैं, उसकी व्यापकता विस्तार नहीं जाता। सुनिए, न्याय देखिए, जो बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं उनमें बदलाव की अपेक्षा है लोगों को, अभी होना बाकी है। जैसे थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, न्याय प्रणाली है। ललित नारायण मिश्रा की मृत्यु हुई 40 साल पहले, 40 साल बाद न्याय आ रहा है। ये सब चीजों में कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा? देश के अंदर जो तमाम तरह के अराजक स्त्रियां, ये स्त्रियों के प्रति जो होता है, निर्भया कांड 2 साल पहले जो हुआ था, उसका आज तक फैसला आकर के अभी तक वो रोका हुआ है, उसका फांसी वगैरह की जो सजा है। तो इस तरह से क्या आप समझते हैं कि व्यवस्था सुधरेगी? इन व्यवस्थाओं में सुधार आज के इस जो पूरा इस पूरे बदलाव को टोटलिटी में लीजिए, समग्रता में, इस बदलाव से अगर इन परिस्थितियों में सुधार नहीं होगा तो अंत में लोग फिर निराश होंगे, कुंठित होंगे और फिर कोई नई चीज की तलाश करने लगेंगे। तो ये तलाश हमेशा जारी रहेगी अगर बुनियादी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं। एक सवाल अब जो है दिलीप जी आपसे मैं करना चाहूंगा और सबसे पूछना चाहूंगा। 2014 को अलग अलग तरीके से हमने याद किया, इसरो की बात भी की, स्वच्छता अभियान की बात भी की, राजनीतिक जो बदलाव हुआ उसको भी देखा। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या 2014 फिर से पूंजीवाद की नींव रख के जा रहा है? जिस तरीके से चुनाव के खर्चे इस बार के जो रहे हैं 2014 के, कहा जाता है कि जो आधिकारिक आंकड़ा नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड पिछले टूट गए हैं, और जिस तरीके से बड़ी बड़ी जो रैलियां हो रही हैं या फिर तमाम नई तकनीक के तरीके से प्रचार हो रहा है, या अब जिस तरीके से पूंजीवाद की बात हो रही है, क्या 2014 पूंजीवाद की तरफ एक और कदम होगा क्या दिलीप? नहीं, पूंजीवाद 2014 का कदम नहीं है, और ये दुनिया में स्थापित कुछ इस तरह के मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, एक कदम और आगे बढ़े हैं क्या 2014 में? मॉडल ये है, और भारत ने उस मॉडल को 91 में ही आगे बढ़ा दिया था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नया मॉडल इस समय भारत में आके जो है उसको और मजबूती मिली है क्या 2014 अपनी जड़ें मजबूत? मुझे लगता है कि जो 2, 3, 4 की जो बदलाव है, जो मैंने कहा कि एक तो युवा, दूसरा मैंने कहा टेक्नोलॉजी, तीसरा मैंने कहा जो भारत का जो मूल है, मूल संस्कार, संस्कृति, यहाँ के जो नॉलेज है, वो जो है दुनिया को असल में
अब समझ में, आप ये देखिए कि दिल्ली और बॉम्बे में, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप याद करिए एक समय आया था जब जिम सबसे ज्यादा चलते थे दिल्ली और बॉम्बे में, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले। अभी भी जिम है, लेकिन उससे ज्यादा लोग योग करने के लिए पार्क में और अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। आप याद करिए आज से 20 साल पहले आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और इस तरह के जो तमाम अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स थे, वो सिस्टम्स कहीं ना कहीं रेयरली आपको देखने को मिलते थे। आज ये कुकुरमुत्ते की तरह उसके नाम पे फैल रहे हैं। इसका डिमांड और सप्लाई, मैं ये कह रहा हूं पर जो इसका क्रेडिट 2014 को तो नहीं जाएगा। नहीं 2014, मैं कह रहा हूं कि जो एक आत्मविश्वास है भारत के एक लोगों में, आप जब जमीन पे जाएंगे, चाहे आप गरीब हैं या अमीर हैं, चाहे आपका जीवन स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों में एक यकीन है, लोगों में एक भरोसा है कि ये लोकतंत्र है, इसमें हम चीजों को परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन मेरे हाथ में है। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा बदलाव 2014 के इस बार जो मुझे दिख रहा है वो हुआ है सोच में, और वो ये सोच की बदलाव हमारे हाथ में है। उसके लिए कई चीजें, कई कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा है। टेक्नोलॉजी मैंने वन ऑफ द फैक्टर कहा है। दूसरा जो फैक्टर जो राजनेता है, राजनीतिक दल है, मैं इनके बारे में, ये राजनीतिक दलों में भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक राजनीतिक दल को छोड़ दीजिए जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो लगातार जिनका पतन हो रहा है। मैं उन पार्टियों के बारे में नहीं बात करना चाहता हूं। मैं उन पार्टियों को नाम लिए बगैर भी आप जानते हैं कि कौन सी पार्टियां हैं जिनको अपने आप को करेक्टिव मेजर्स। आप देखिए, मैं अभी झारखंड में, मैं छोटा आपको उदाहरण दे रहा हूं। झारखंड में शिबू सोरेन आंदोलन से निकले हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, उनके पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, लेकिन जिस तरह से लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, आज 18 से 19 सीट पे वो अगर गए हैं, एक सीट बढ़ा है, सीट घटा है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उसने लगातार, हेमंत ने कहा कि विकास हम करके दिखा। हमने 14 महीने में क्या है, उन्होंने नहीं कहा कि 14 महीने में वो आंदोलन, ये वो तमाम चीजों को उन्होंने एजेंडा, आप देखिए जो एजेंडा परिवर्तन हो रहा है, उस ऐसे छोटे छोटे पार्टियां हैं। आप देखिए जो कई उम्मीदवार जीते हैं, बाबूलाल मरांडी हार गए, अर्जुन मुंडा वहां पे हार गए, फारूक अब्दुल्ला साहब के पुत्र एक जगह से हार गए, वहां पे देखिए मुफ्ती, आप ये देखिए वहीं पे एक तरफ जब हार रहे तो दूसरी तरफ लोग जीत भी रहे हैं। आप मुफ्ती मोहम्मद, तो मैं कह रहा हूं कई चीजें हैं। लोग जो है, लोगों को अब अपने पे भरोसा है, लोगों को यकीन है, और नेता जो बदल रहे हैं, राजनीतिक दल में जो बदल नहीं रहे हैं वो कहां जा रहे हैं, उसको देखने की जरूरत, मतलब उसको कहने की जरूरत नहीं है। तमाम दर्शक इतने बुद्धिमान हैं कि उनको पता है कि कौन सी पार्टियां अपने आप को दुरुस्त कर रही है, कौन सी दुरुस्त नहीं कर रही है। जो दुरुस्त नहीं कर रही है वो पीछे खड़ी है आज के दिन में। तो मुझे लगता है जो बहुत बड़ी चीज है कि लोगों में इस भरोसा का कायम रहना कि परिवर्तन अब उसके जरिए होगा, और वो परिवर्तन कर सकता है, उसके पास वो शक्ति है। तो ये जो एक बड़ी चीज है, टेक्नोलॉजी उसके लिए कंट्रीब्यूटरी हो रहा है, और ये तमाम चीजें फोर्स कहां कर रही है। आप देखिए आज डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने की बात कही जा रही है। आज कई सारे चीजों के बारे में आपके पास एक टाइम बाउंड चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, अलग अलग राज्य सरकार कर रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है काम, जमीन पे काम भी बहुत सारे हो रहे हैं। आप देखेंगे सड़कों का जो जाल है वो जहां बहुत खराब शासन रहा है, जहां शासन थोड़ा सा भी बेहतर रहा है, वहां सड़कें बेहतर हुई है। वहां पे स्कूल जो है वो बिल्डिंग बने हैं, वहां पे टीचर नहीं है, वहां पे डॉक्टर नहीं हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल 100 बेड का 200 बेड का वहां पे हो सकता है भ्रष्टाचार के कारण भी हुआ हो। मैं कहता हूं डिलिवरेबल जो है दे हैव स्टार्टेड हैपनिंग, वो चीजें स्टार्ट हो चुकी है। और अगर ये परिवर्तन का कोई भी संकेत है तो 2014, मैं सियासी महीने में नहीं कह रहा हूं, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये मल्टी डायमेंशनल चेंज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जी। 2014 पे तमाम बातें सबने रखी है। अवधेश जी, क्या किस तरीके से आप फाइनल कमेंट, क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, महंगाई एक बड़ा कंसर्न थी पिछले कई सालों से। इस बार जो है अब हम महंगाई को कम होते हुए पिछले 2-4-6 महीनों के अंदर हमने देखा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी घटे हैं, सब्जियों के दाम भी घटे हैं, और जो आंकड़े सरकार की तरफ से हमें घर में पता कर लीजिएगा विपुल, WPI और नहीं सर, सब्जी के दाम का जब जिक्र करें तो घर में जरा घटे, बिल्कुल घटे हैं सर, बिल्कुल घटे हैं। WPI इंडेक्स के जो आंकड़े हमारे पास जो अब आ रहे हैं वो 0 तक पहुंच चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से याद किया जाएगा? देखो, लक्षणों पर अभी हम बात नहीं करेंगे। बहुत सही बात। मैं अभी लक्षण पर जाऊंगा ना तो इसके फिर मूल कारणों में जाना होगा। ये बात सही है कि हम सब लोगों ने इस बात पर सहमति हुई है कि 2014
भारत के अलग अलग प्रकार की आकांक्षाओं और विचार रखने वाले लोगों के अंदर एक उत्साह और एक उम्मीद की किरण लेकर के आया है। उसके अनुरूप कुछ मनोवैज्ञानिक भी, कुछ धरातल पर बदलाव दिखे भी हैं। और ये नरेंद्र मोदी के रूप में एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ करे न करे, लेकिन जो भारत की वो एक सोच थी दुनिया के सामने और देश के सामने रखने की, जो गांधी जी भी यही कहते थे कि सत्ता पर अगर समाज निर्भर हो गया तो समाज ध्वस्त हो जाएगा। नरेंद्र मोदी कम से कम इतना कहने का साहस कर रहे हैं कि सरकारें सब काम नहीं कर सकती है, आपको करना पड़ेगा। एक एक आदमी जब तक अपना काम करेगा और ये मान लेगा कि हम देश का काम कर रहे हैं, तभी देश विकास करेगा। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि मूल बात जो मैंने शुरू में कहा कि सत्ता पर समाज के नैतिक शक्ति का दबाव होना बहुत आवश्यक है, जो कि लोक जागरण गांधी जी कहते थे, उसकी कमी मुझे सारे संगठनों में अभी दिख रही है। उसी कारण राजनीतिक दल बिगड़े हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, चाहे हम दुनिया में अपने बारे में जितना प्रचार कर लें। पॉलिटिकल पार्टी के चेहरे वही हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जिन संगठनों को आंदोलन बदलाव के लिए करना था, वो संगठन स्वयं भ्रष्टाचार में फंसे हैं। तो अभी बड़ा लंबा यात्रा तय करना है। लेकिन मैं दिनकर की कविता से आपकी इस बात को खत्म करूंगा। धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआसा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्या तेज रो रहा है। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। बेचैन है हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। मझधार है भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा है या सौभाग्य का सितारा। अभी इस प्रश्न का उत्तर मिलना शेष है 2014 में, लेकिन प्रश्न जरूर सामूहिक रूप से खड़े हो गए। आलोक जी, क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से कुछ कविता के साथ करना चाहेंगे, किसी संदेश के साथ? बिल्कुल कविता भी कहूंगा, लेकिन एक बात कहूं कि जम्मू कश्मीर में अगर ट्रेन पहुंचा 2014 को याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई है और उसके लिए भारतीय सेना ने अभूतपूर्व काम किया, 2014 को याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में घाटी में हिंदुओं को, बीजेपी को बहुत बड़ी तादाद में मत मिले हैं, इसलिए 2014 को याद कीजिएगा। भारत एक अखंड रूप में सामने आ रहा है, इसके लिए 2014 को याद कीजिएगा। और दिनकर जो सबसे प्रसिद्ध कविता है, हर के जुबां पे रहती है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। यही रामधारी सिंह दिनकर के बारे में दर्शक भी जानते होंगे, सब जानते होंगे। तो हम तटस्थ होकर के देखने की कोशिश कर रहे हैं और कोई पाप जरा हर के से एक आखिरी रिमार्क लेते हैं। विपुल जी देखिए, मैंने जो कहा ना, हम सतही बातों की तरफ नहीं जाएंगे, निटी गिटी में नहीं जाएंगे, ये करने की बात नहीं। बहुत बुनियादी बात अभी ये अवधेश जी ने जो कहा, बहुत सारी चीज़ें जो 2014 में हो रही हैं, इनका शिलान्यास है, इनकी कार्यप्रणाली बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, जिसके रिजल्ट अब आने लगे हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि देश का चरित्र, अगर ऊंचे चरित्र के युवकों का निर्माण नहीं होता, नैतिकता की राजनीति देश में नहीं होती, अपराधियों का मनोबल नहीं तोड़ा जाता, मिलावट वगैरह करने वाले जैसे लोगों को मृत्युदंड जैसी सज़ा नहीं अगर दी जाती, कोई दवा में मिलावट कर रहा है, कोई दूध में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब तक देश की व्यवस्था बहुत आसानी से बदलने वाली नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि बुनियादी तरीके से देखना पड़ेगा, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो परिवर्तन हुआ है, इसमें लोगों को उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। अब देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरकेश जी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम पैनलिस्टों ने अपने अलग अलग तरीके से 2014 को बखान करने की, 2014 में क्या कुछ हमने अचीव किया इसकी बात करने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं 2014 को अगर हम याद रखेंगे तो उम्मीदों के साल के तौर पर याद रखेंगे, सपनों के साल के तौर पर याद रखेंगे। अब इस्तेमाल किया गया है तमाम सपने, तमाम उम्मीदें। अब ये आने वाले साल को तय करना है कि वो उम्मीदें, वो सपने किस हद तक साकार होते हैं। घटना चक्र में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जय हिंद टीवी। नमस्कार।